नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कुषाण वंश में कौन कौन से शासक हुए और उनका हमारे भारतीय इतिहास के पटल पर किस प्रकार का योगदान रहा। कुषाण वंश की जो स्थापना हुई वो पहली शताब्दी के समय हुई थी। इनका जो शासन काल है वो पहली शताब्दी में स्थापित हुआ और मुख्यतः पहली शताब्दी में ही रहा। कुषाण जो थे वो मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे। ये एक विदेशी जाति थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उन्होंने यहाँ पर शासन की स्थापना की और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के नियम अपना लिए और आत्मसातीकरण कर लिया और पूर्णतः भारतीय ही बने गए। कुषाण वंश के इतिहास की बात करते हैं तो कुषाण वंश का मूल निवास स्थान है वो पश्चिमी चीन का कानसू प्रांत। पश्चिमी चीन का कानसू प्रांत की रहने वाली ये एक यूची जाति से संबंधित थे। यूची जाति का नाम आपने काफी बार सुना है। कुषाण वंश जो थे वो एक यूची जाति की ब्रांच थी और ये यूची जाति चीन के कानसू प्रांत में रहती थी। बात 165 ईस्वी पूर्व की है। हुणों ने इनको हराकर खदेड़ दिया। हुण एक चीन की बहुत ही बर्बर और खतरनाक लड़ाकू जाति थी। उसने कुषाणों को या यूची जाति को चीन से खदेड़ दिया। तो ये जो यूची जाति मध्य एशिया में चली गई। मध्य एशिया में जाकर के इन्होंने भी क्या किया, अब आप देखते हैं कि किसी मकान से कोई निकालता है, वहां से जाने के बाद यदि ये दूसरे मकान में जाएंगे तो वो यदि भरा हुआ है तो उन्हें भी किसी को निकालना पड़ेगा। उसी नियम के तहत ये मध्य एशिया में यूची जाति ने शक भी हमारे यहाँ पर आए थे। रुद्रदामन प्रथम प्रमुख शासक रहे हैं, वो शक शासक थे। तो मध्य एशिया में क्या जाकर के यूची जाति ने शकों को खदेड़ दिया, वह भगा दिया। शक वहां से भागते हुए भारत की तरफ आगे बढ़ गए और उन्होंने वहां पर यानी यूची जाति ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। यूची जाति की 5 शाखाएं थी। इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा थी वो थी कुषाण। सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा कुषाण थी। अब आप जानते हैं कि दुनिया का नियम है, प्रकृति का भी नियम है कि बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। वो नियम यहाँ पर यूची जाति पर भी लागू हुआ। कुषाण पावरफुल थे, इस कारण उसने क्या किया, बाकी 4 शाखाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, उनको लोप कर दिया। और इस कुषाण वंश ने ही भारत में शासन किया। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि उन्होंने बाकी 4 शाखाओं को हराया और अपने आप में सम्मिलित कर लिया। अब बात करते हैं हम कुषाण वंश के संस्थापक की। यदि हम कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक कजुल केडफिसिज था। कुषाण वंश का संस्थापक था कजुल केडफिसिज, जो 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक शासक रहा था। इसने वैदिक धर्म को अपनाया था। ये वैदिक धर्म को मानने वाला था और इसने वेदों का खूब प्रचार प्रसार भी किया था। इसका उत्तराधिकारी जो था वो था विम कडफिसस। विम कडफिसस भी एक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने भगवान शंकर की उपासना की। 65 ईस्वी से लेकर के 75 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। अब बात करते हैं हम इनके बाद में कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना वह आदमी जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और वह था कनिष्क। कनिष्क हमारे भारतीय इतिहास के पटल पर बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में इसका इतिहास लिखा जाता है और कनिष्क ने अपने शासन काल में बहुत बदलाव किया। बहुत महत्वपूर्ण शासकों में कनिष्क को गिना जाता है। अब हम देखते हैं कनिष्क का शासन काल।
कनिष्क 78 ईस्वी से लेकर के और 101 ईस्वी तक शासक रहा था। कनिष्क जिस दिन शासक बना, 78 ईस्वी में शासक बना, तो उसने एक अपना नया संवत चलाया और उसे शक संवत कहा जाता है। बहुत मस्त है। हमारे भारत में मुख्यतः ईस्वी सन, विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत, काफी प्रकार के संवत चलते हैं। तो ये जो संवत है शक संवत, ये सबसे मोस्ट है। क्योंकि सबसे मोस्ट इसलिए है कि शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। तो कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष से पीछे चलता है, यानी ईस्वी सन के 78 वर्ष जब बीत गए थे तब इसने शुरू किया था। तो वर्तमान में यदि हम बात करें, वर्तमान में 2020 चल रहे हैं, उनमें से यदि हम 78 निकाल दें तो 1942 शक संवत चल रहा है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। अब बात करते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था। कनिष्क ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया और इनके समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यतः 4 बौद्ध संगीतियां आयोजन की गई, जिनमें हम देख सकते हैं एक अजातशत्रु के शासनकाल में, एक कालाशोक के शासनकाल में, एक अशोक के शासनकाल में और एक कनिष्क के शासनकाल में। चार बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी और सबसे अंतिम बौद्ध संगीति जो थी वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति हुई। इसे चतुर्थ बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 10th क्लास की किताब में इसमें पार्श्व नाम दिया गया है कि इसके अध्यक्ष, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पार्श्वनाथ थे, जबकि 12वीं कक्षा की किताब में वसुमित्र दिया गया है और मुझे भी वसुमित्र ही अच्छी तरह याद है। तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति का परिणाम यह हुआ कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान 2 शाखाओं में बंटे गया। चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के ऊपर लंबे चौड़े व्याख्यान दिए गए और उन व्याख्यानों के दौरान आधे लोगों ने कहा कि जो हीनयान को मानने वाले थे उन्होंने एक बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना कि बुद्ध एक महापुरुष थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जबकि महायान को जो मानने वाले थे उन्होंने क्या कर दिया कि बौद्ध धर्म को अपडेट कर दिया और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध है वो एक अवतार थे और इसी के साथ उन्होंने क्या कर दिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी। भगवान बुद्ध की मूर्तियां बना करके शुरू कर दी। जो मूल बौद्ध धर्म को मानने वाले थे हीनयान, वो उनसे अलग हो गए और वो महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर ने मान करके और एक महापुरुष मानते हैं। तो इस बौद्ध संगीति के दौरान बहुत बड़ी घटना यह हुई कि जो हीनयान था वो अलग हो गए और महायान अलग हो गए। अब कनिष्क ने क्या किया कि महायान शाखा को अपनाया। कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया जो नई थी, वह मूर्ति पूजा पर बल देती थी। तो ये चौथी बौद्ध संगीति का परिणाम निकल करके सामने आया। कनिष्क को दूसरे अशोक के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था उसी प्रकार से अशोक ने भी बौद्ध धर्म का, अशोक की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। इस कारण से इसे दूसरा अशोक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हीनयान क्या है। हीनयान और महायान के अंदर क्या अंतर है। अंतर यह है कि हीनयान जो है वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, यानी अपने जो ग्रंथ है उनका प्रयोग पाली भाषा में लिखते थे, जबकि महायान बौद्ध धर्म होने पर भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महायानों ने अपने जो ग्रंथों की रचना की
उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग नहीं किया। अब कनिष्क की कला, अब कनिष्क जो था शासक था, उसने लंबे चौड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद इसका शासनकाल बहुत अच्छा रहा। कला के मामले में यदि हम देखते हैं तो कनिष्क कला में काफी रुचि थी। कनिष्क की मथुरा संग्रहालय से में सुरक्षित कनिष्क की बिना सिर की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, और ये कनिष्क की है मानी जाती है, और इस मूर्ति के सिरे नहीं है। कनिष्क के शासनकाल में मथुरा, अमरावती, गांधार 3 शैलियों का विकास हुआ था। ये कला से संबंधित है, और इन 3 शैलियों का विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। यदि हम कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों की बात करें तो वो विद्वान इस प्रकार थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र की रचना की। शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक भी नागार्जुन को माना जाता है। चरक जो महान चिकित्सक हुए, वसुमित्र, पार्श्व और संरक्षक, ये जो थे ये कनिष्क के दरबार में प्रमुख कवि थे, प्रमुख विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस प्रकार से कनिष्क 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक अपना एक क्षेत्र शासन करते रहे, लेकिन कनिष्क के जो उत्तराधिकारी थे वो शक्तिशाली नहीं होने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे कुषाण वंश का अंत हो गया। तो आज और इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।